हेलो मेरे प्यारे भाई और उनकी बहनों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है आकांश आत्रे और जैसे कि आप जानते हैं हम आज अपने क्लास 10th हिस्ट्री का जो आपका चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। इससे पहले भी मैं इस चैप्टर पर वीडियोस बना चुका हूँ, उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर मैं किसी कारण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देना भूल भी जाता हूँ तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा और वहाँ पर आपको वीडियोस जितनी भी होंगी सभी मिल जाएंगी। बाकी की डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो चलिए अब मैं चलता हूँ खेलने के लिए, आपसे मिलूंगा बाद में, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए देखते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है, ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। हाँ, जो कंजर्वेटिव्स है इसका मतलब होता क्या है, रूढ़िवाद। मैं आपको इसका मतलब भी बताऊंगा, ये शुद्ध हिंदी में है। कंजर्वेटिव्स का मतलब होता है रूढ़िवाद। इससे बताने से पहले मैं आपको एक हल्का हल्का आइडिया दे देता हूँ हमने क्या डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। हाँ, ये जो लिबरल नेशनलिज्म है आपका उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। हमने इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में पढ़ा था। ये किसका एक तरह से स्टेप्स चले आ रहे हैं, अगर हम देखें तो ये आ रहे हैं आपके इस टॉपिक के, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म यूरोप, की नेशनलिज्म जो राष्ट्रवाद है यूरोप में बनता कैसे। उससे पहले जो आपका फर्स्ट सेक्शन था चैप्टर का थोड़ा सा फ्रेंच रिवोल्यूशन से रिलेटेड था जो कि 9th में था, उसे चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैंने वो बताया हुआ है, आप चाहे तो मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए पहले आप इस पैरा को पढ़ने से पहले आपको कंजर्वेटिज्म का मतलब पता होना चाहिए। कंजर्वेटिज्म का मतलब वैसे तो हिंदी में रूढ़िवाद होता है, लेकिन इसका असल अर्थ है क्या वो आपको यहाँ पर साइड में दिया हुआ है। आप एनसीईआरटी की बुक अपने पास जरूर रखिए और साथ में पेंसिल भी। कंजर्वेटिज्म ए पॉलिटिकली फिलोसफी दैट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, established institutions and customs and preferred gradual development to quick change। इसका मतलब क्या है, जो ये ए पॉलिटिकल फिलोसफी मतलब कि ये एक ऐसा राजनीतिक एक तरह से दर्शन है जो दैट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, जो किस पर जोर देता है, जो वो पारंपरिक स्थापित संस्थाओं पर जोर देता है, यानी जो पारंपरिक होती है ट्रेडिशनल पुरानी संस्थाएं उन पर ये जोर देता है। इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस एंड कस्टम्स, वे सभी जो पुरानी एक तरह से पारंपरिक संस्थाएं बनी हुई है, कानून बने हुए हैं, उन पर जोर देता है, रिवाजों पर। एंड प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज, और ये प्रीफर करता है बदलाव को, उस बदलाव को जो धीरे धीरे हो, मतलब कि ये अगर कोई तेजी से बदलाव हो रहा हो तो ये उसके पक्ष में नहीं है, ये होता है, ये चाहता है कि कंजर्वेटिज्म का मतलब है कि बदलाव धीरे धीरे होने चाहिए। ये असल में कंजर्वेटिज्म का मतलब था। एक आपको फीलिंग आ गई हो, इससे रिलेटेड फील आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना ये पैरा पढ़ते हैं। अगर नहीं भी आया तो एक बार और वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख लें। फॉलोइंग द डेफिट ऑफ नेपोलियन इन 1815, मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि 1815 में जो नेपोलियन था वो हार गया था, यानी युद्ध हार गया था। और नेपोलियन का जो पीरियड रहा था, शासनकाल, वो 1804 से 1850 तक, जिसे हम नेपोलियन पीरियड यानी नेपोलियन सिविल कोड भी कहते हैं, एक तरह से सिविल कोड कहा जाता है 1804 को। चलिए छोड़िए। यूरोपियन गवर्नमेंट्स, नेपोलियन 1815 में हारी गया था। यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिव्स, जो यूरोप की सरकारें थी वो एक कंजर्वेटिव्स यानी कि रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। रूढ़िवाद का मतलब मैंने आपको बताया। कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड दैट established traditional institutions of state and society, जो रूढ़िवादी थे ये विश्वास रखते थे कि जो पारंपरिक इंस्टीट्यूशन संस्थाएं बनी हुई है समाज में, लाइक द मोनार्ची, जैसे कि मोनार्की, ये मोनार्की दोनों तरह से प्रोनाउंस हो सकता है, आप इसे जैसे चाहे इस वर्ड को प्रोनाउंस कर सकते हो। मैं तो इसे मोनार्ची प्रोनाउंस करता हूँ, आप कुछ भी पकड़ के चल लीजिए, यह आपकी मर्जी है। तो जो रूढ़िवादी थे मानते थे कि जैसे कि पारंपरिक संस्थाएं जो समाज में बनी हुई है, लाइक द मोनार्ची, द चर्च, सोशल हिरार्चीज, इसका मतलब है हिरार्चीज जो भी कहना चाहे कह ले, सामाजिक, एक तरह से इसका मतलब होता है सामाजिक ऊंच नीच। प्रॉपर्टी एंड द फैमिली, संपत्ति एंड फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड, ये क्या होने चाहिए, ये समाज में बने रहने चाहिए। जो रूढ़िवादी लोग थे ये इस भावना को मानते थे।
अब आगे क्या होता है, मोस्ट कंजर्वेटिव्स however did not propose a return to the society of pre-revolutionary days। जो ये रूढ़िवादी थे, अधिकतर रूढ़िवादी ये नहीं चाहते थे कि ये उस समय में चले जाए जो कि वहाँ पर क्रांतिकारी समय से पहले था, यानी ये उस समय में नहीं जाना चाहते थे जब वहाँ पर क्रांतिकारी विद्रोहियों का जो माहौल बना हुआ था उस समय में, उससे पहले समय में ये रूढ़िवादी लोग नहीं जाना चाहते थे, यानी ये नहीं चाहते थे कि वो समय फिर से वापस आए। Rather they realized from the changes initiated by Napoleon that modernization could in fact strengthen traditional institutions like the monarchy। अब होता क्या है, rather they realized, बल्कि उन्होंने ये महसूस किया कि फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन, जो नेपोलियन के द्वारा बदलाव लाए गए थे समाज में जब नेपोलियन का पीरियड था, दैट मॉडर्नाइजेशन कुड इन फैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन। ये मानते थे कि जो मॉडर्नाइजेशन है, आपका आधुनिकरण है, वो बना रहना चाहिए समाज में, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये स्ट्रेंथन यानी ताकतवर बना सकता है ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को, लाइक मोनार्की, पारंपरिक संस्थाओं को जैसे कि राजतंत्र, उन सभी को आधुनिकरण एक तरह से सशक्त बनाए रखने का काम कर सकता है। ये लोग ये मानते थे, जो कि एक नेपोलियन का इनिशिएशन था, यानी एक कदम था पहले भी बनाया हुआ। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग, जो कि मैंने आपको बताया, इन्हें ऐसा लगता था कि ये जो हमारी ताकतें हैं, राजनीतिक ताकतें हैं, उनको स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव बनाए रखेगा। ए मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, अब यहाँ पर उन चीज़ों को बताया गया है जो कि ताकतवर बनी रहेंगी, जैसे कि एक आर्मी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, इसका मतलब एक कुशल नौकरशाही, यानी कि इन्हें अच्छे वर्कर्स मिल जाएंगे, डायनामिक इकोनॉमी, गतिशील अर्थव्यवस्था मिल जाएगी। द एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सबडोम कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्चीज ऑफ यूरोप। एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म यानी कि जो पहले सामंती समाज था उसका एबोलिशन होगा, यानी उसका अंत होगा। एंड सर्फडोम का क्या मतलब होता है, भूदास सतु, मैंने आपको पहले बताया था, यानी कि जो लोग लैंड किराए पर लेकर वहाँ पर क्रॉप उगाते हैं, यानी कल्टीवेट करते हैं एक तरह से किसान, उन्हें भूदास बोला जाता है। सर्फडोम का मतलब कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्चीज, ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है मोनार्चीज यानी राजतंत्र, आपका जो राज्य की राजतंत्र है, उन सभी को ये स्ट्रेंथन कर सकता है यूरोप को। अब आगे क्या होता है, इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूरोपियन पावर्स, अब 1815 में जो प्रतिनिधि थे यूरोपियन पावर के गवर्नमेंट के एक तरह से, जैसे कि ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन। यहाँ पर इंपोर्टेंट लाइन है, इसको यहाँ पर जरूर अंडरलाइन करना। नेपोलियन को किसने डिफीट किया था, यानी किसने हराया था, यहाँ पर आपको मिलकर इन लोगों ने हराया था, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। शॉर्ट में आप इनको ऐसे भी याद रख सकते हो, BRPA, एक तरह से बर्पा ने किसे हराया था, नेपोलियन, ये नेपोलियन पर आपका कहर बर्पा, हिंदी में होता है ना शब्द एक बर्पा, उसको आप याद रखेंगे। B फॉर ब्रिटेन, R फॉर रशिया एंड P फॉर प्रूशिया एंड A फॉर ऑस्ट्रिया। ऐसे आप याद रख सकते हो कि 1815 में यूरोपियन पावर्स जो थी उन्होंने नेपोलियन को हराया था। बर्पा जरूर याद रखेंगे आप, अभी इसको लिख लीजिए साइड में। तो चलिए आगे देखते हैं। मेट एट वियना टू ड्रॉ अप सेटलमेंट ऑफ यूरोप फॉर यूरोप। अब सेटलमेंट का क्या मतलब होता है, सेटलमेंट का मतलब होता है समझौता, सेटलमेंट का मतलब होता है समझौता, यानी कि इन सभी ने एक तरह से एक मीटिंग बुलाई जहां पर इन्होंने वियना में एक सेटलमेंट यानी एक समझौता यूरोप के लिए बनाया। उसमें क्या हुआ, द कांग्रेस was hosted by ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक। जो ये सम्मेलन होस्टेड किया गया था, यानी एक तरह से जो उसका लीडर था आप कह सकते हो, प्रतिनिधियों ने ये मीटिंग बुलाई थी, उसका हेड कौन था, ऑस्ट्रेलियन चांसलर, यानी ऑस्ट्रेलिया का एक हेड था इस मीटिंग का, जो कि वियना में बुलाई गई थी, जिसका नाम था चांसलर ड्यूक मैटरनिच। मैट्रिनी जिसका नाम है, जैसे आप इसको प्रोनाउंस करना चाहे कर सकते हो, इसको भी आप जरूर याद रखेंगे नाम को। तो चलिए अब आगे देखते हैं हमारा टॉपिक। द डेलीगेट्स, जो प्रतिनिधि थे, ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना, ये इंपॉर्टेंट है।
प्रतिनिधियों ने एक तरह से एक ट्रीटी बनाई यानी एक संधि बनाई वियना की 1815 में विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम इन अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर्स। अब इस ट्रीटी ऑफ वियना में इंक्लूड क्या था, यानी इसके अंदर आता क्या था, इन्होंने क्यों बनाई थी ट्रीटी ऑफ वियना, यानी ये क्या इसका मतलब है, इसका मतलब है कि ये एक तरह से एक स्टेप बनाया गया था किन चीज़ों को रोकने के लिए, मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियन वॉर्स, जो कि नेपोलियन वॉर्स यानी जब नेपोलियन के साथ युद्ध हो रहे थे उसके दौरान जो भी वहाँ पर चेंजेस हुए थे यूरोप में, उन सभी को रोकने के लिए, ना खत्म करने के लिए इस सम्मेलन में एक मीटिंग बुलाई, उस सम्मेलन में एक मीटिंग बुलाई गई थी जिस में इन्होंने प्लान करके कुछ बनाया होगा, उसका नाम इन्होंने दिया ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। द बर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो बर्बन एक तरह से डायनेस्टी जो वंश था विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि बहाल कर दिया गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के द्वारा, यानी फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसके द्वारा, वाज रिस्टोर्ड टू पावर। अब ये जो कि जीत गए थे नेपोलियन से, तो इन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना बनाई, उन सभी चेंजेस को उन्होंने खत्म किए जो कि नेपोलियन वार्स के द्वारा, यानी नेपोलियन जब इनके साथ लड़ रहा था, जिसके साथ युद्ध हो रहा था, उस समय जो चेंजेस हुए थे उन सभी को नष्ट करके बर्बन डायनेस्टी, बर्बन वंश के लोगों को, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांस में जब क्रांति हुई थी उस समय बहाल कर दिए गए थे, मतलब कि उसे हटा दिया गया था, वाज रिस्टोर्ड टू पावर, उसको वापस से सत्ता दे दी गई थी। एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन, लेकिन जो फ्रांस था उसने वो सभी क्षेत्र खो दिए थे जो कि नेपोलियन के कब्जे में आते थे। ए सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। अब देखिए कितनी अच्छी बात इन लोगों ने की, इस सीरीज ऑफ स्टेट्स यानी कि एक राज्य की बहुत सारी संख्या इन्होंने ली, वर सेटअप ऑन द बाउंड्रीज, यानी कि बहुत सारी संख्या में जो फ्रांस की बाउंड्री थी वहाँ पर इन्होंने राज्य स्थापित किए, किस लिए, टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर, फ्रेंच की जो सीमाएं थी उनको आगे बढ़ने ना देने के लिए, भविष्य में यानी उनकी सीमाएं ना फैले, इस वजह से इन्होंने फ्रांस की बाउंड्रीज पर सीमाओं पर कुछ राज्य स्थापित कर दिए थे जिनकी गवर्नमेंट को ये लोग रूल करते थे। अब उन्हीं के बारे में आपको आगे बताया हुआ है। दस द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स के राज्य विच इंक्लूडेड बेल्जियम, अब यहाँ पर आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं कौन कौन से स्टेट सीमा पर रखे गए थे। विच इंक्लूडेड बेल्जियम, नीदरलैंड जो कि बेल्जियम इंक्लूड करता है, वाज सेटअप इन द नॉर्थ, बेल्जियम को इन्होंने रखा था नॉर्थ में, यानी एक नॉर्थ की सीमा में। गिनोया वाज एडिड टू पाइडमोंट इन द साउथ, गिनोया जो राज्य था वो पाइडमोंट में ऐड कर साउथ में वहाँ उस सीमा पर इसको स्थापित किया गया था। प्रूशिया वाज गिवन इम्पोर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स, प्रूशिया की उसकी नई जो क्षेत्र थे वो नए क्षेत्र दिए गए थे इन द वेस्टर्न पार्ट में। अब आगे क्या होता है, वाइल ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, और ऑस्ट्रिया को इन्होंने नॉर्दर्न इटली का कंट्रोलर बना दिया था। बट द जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट दैट हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड, लेकिन बट द जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, जो कि मैंने आपके पिछली वीडियो में बताया था कि जो ये नेपोलियन था उसने क्या किया था, उसने छोटे छोटे प्रदेशों को मिलाकर एक महासंघ बनाया था, कन्फेडरेशन बनाया था। महासंघ, कन्फेडरेशन का मतलब एक तरह से सभी इलाकों को जोड़कर एक बड़ा इलाका इस तरह बना दिया था। इससे प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में आपको बताया हुआ है। दैट हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड, उसको छुआ ही नहीं गया, मतलब और सभी सीमाओं पर तो उन्होंने अपने राज्य स्थापित कर दिए, लेकिन जो 39 स्टेट को मिलाकर एक कन्फेडरेशन महासंघ बनाया गया था जर्मन के द्वारा, उसको इन्होंने छेड़ा नहीं, उसको ऐसे ही रहने दिया। इन द ईस्ट रशिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड वाइल प्रूशिया वाज गिवन ए पोर्शन ऑफ ससोनी, जो रशिया था उसको इन्होंने पोलैंड का हिस्सा दे दिया था एंड प्रूशिया को एक पोर्शन दे दिया था ससोनी का। चलिए आगे देखते हैं। द मेन इंटेंशन was to restore the monarchies that had been overthrown by Napoleon। इन सभी का मेन उद्देश्य था क्या, इन सभी का मेन उद्देश्य था कि ये सभी उस राजतंत्र को रिस्टोर कर सके, वापस ला सके, that had been overthrown by Napoleon, जो कि नेपोलियन के द्वारा बर्बाद किया गया था, एंड क्रिएट ए न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, और यूरोप में एक नया रूढ़िवाद स्थापित किया जाए। इस सभी का उद्देश्य यही था। अब आगे क्या होता है, कंजर्वेटिव रिजीम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है एक तरह से
निरंकुश शक्तियाँ ही होती है, इसका भी मतलब एक तरह से। तो ये रूढ़िवादक जो शासन व्यवस्था थी एक तरह से निरंकुश बन चुकी थी वहाँ पर, यानी जिस पर बेलगाम घोड़ा, जिसको मैं बोलता हूँ, यानी जिस पर भी कोई लगाम ना हो। अब होता क्या है, दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। जो ये रूढ़िवाद संस्था बनी थी, स्थापित हुई थी 1815 में, दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। वो सब इन नई एक तरह से एक्सेप्ट कर सकते थे, यानी सहन नहीं कर सकते थे किन चीज़ों को, क्रिटिसिज्म यानी आलोचना, और डिसेंट यानी एक तरह से असहमति को। वहाँ के जो राज्य में लोग रहते होंगे उनके द्वारा क्रिटिसिज्म जो कि वहाँ पर आलोचना होती थी इन लोगों की और असहमति, वो उन चीज़ों को महसूस नहीं कर सकते थे, नहीं झेल सकते थे। एंड सो टू कर्ब एक्टिविटीज क्वेश्चनड द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। और उन सभी एक्टिविटीज़ को, काम को, क्वेश्चनों को जो कि इन पर क्वेश्चन उठाती थी गवर्नमेंट के द्वारा, यानी एक तरह से लेजिटिमेसी का मतलब होता है वैधता ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, यानी असहमति वहाँ पर निरंकुश जो सरकार थी, अगर कोई इन पर क्वेश्चन उठाते तो इसकी वैधता को एक तरह से काट देती, यानी उनके खिलाफ उठाए गए कदमों को ये उन पर रिएक्शन लेती थी। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज्ड सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर। अब यहाँ से होता क्या है, जब नेपोलियन के पीरियड में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि नेपोलियन के पीरियड में उसने कुछ अच्छे काम किए थे, उसने जो प्रेस मीडिया वहाँ पर थी उनको बहुत सारी परमिशंस दे दी थी, यानी उनको फ्रीडम दे दिया था। नेपोलियन ने ये काम अच्छा किया था, जो कि बाद में उन लोगों के लिए, वहाँ के जो लोग थे उन्हें शुरुआत में तो नेपोलियन अच्छा ही लग रहा था, लेकिन बाद में उसके दुष्प्रभाव के कारण वहाँ की जनता उसके खिलाफ बन चुकी थी, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। लेकिन जब नेपोलियन सरकार का पतन होता है और कंजर्वेटिज्म आता है, वहाँ पर रूढ़िवाद आता है, उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर सेंसरशिप वापस से लाई जाती है टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर्स। उन सभी चीज़ों पर कंट्रोल रखने के लिए, नियंत्रण रखने के लिए क्या अखबारों में छापा जा रहा है, बुक्स में एंड प्लेज एंड सॉन्ग्स, गीतों में, और क्या क्या उनके सरकार के खिलाफ बोला जा रहा है, उन सभी पर इन्होंने एक सेंसरशिप रख दी। जैसे हमारे यहाँ पर हिंदी सिनेमा में भी सेंसर बोर्ड होता है, जो कि सभी मूवीज़ पर आप जानते ही होंगे कंट्रोलर होता है। ये भी कुछ वैसे ही है, यानी कि जैसे वहाँ की सरकार चाहेगी वैसे ही इन सभी लोगों को छापना पड़ेगा, इन्हें फ्रीडम टू स्पीक नहीं है, जो कि बहुत बार ऐसा हुआ, हटाया गया फिर लगाया गया, फिर हटाया गया फिर लगाया गया। अब होता क्या है, एंड रिफ्लेक्टेड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम, जो कि लिबर्टी और स्वतंत्रता और आज़ादी के आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करता है, यानी इनके विवक्ष में रहता है, क्योंकि जब फ्रीडम ही नहीं होगा वहाँ की न्यूज़पेपर को, तो क्या लिबर्टी और फ्रीडम के आइडिया होंगे। Associated with the French Revolution, the memory of the French Revolution nonetheless continued to inspire liberals। लेकिन जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की मेमोरी थी वो नॉनलेस यानी कि चलती ही रही बिना रुके, कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स, जो कि वहाँ के लिबरल्स थे, लिबरल्स यानी कि स्वतंत्रताकारी थे, उन सभी के मन में क्रांतिकारी की जो भावना थी वो उमड़ती रही, चलती रही, फिर भी बाद में चले, भले ही कंजर्वेटिव वहाँ पर आ गया हो। वन ऑफ द मेजर issues taken up by the liberal nationalists who criticized the new conservative order was freedom of the press। one of the major issues, सबसे मेजर वहाँ पर इशू मुद्दा कौन सा था, जो कि टेकन अप बाय द लिबरल्स, यानी जो कि स्वतंत्रताकारियों ने उठाया था अपने कंधों पर, वो था हु क्रिटिसाइज्ड द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर, जो कि किसके खिलाफ होता था, कंजर्वेटिव ऑर्डर, जो कि इन्होंने नए रूढ़िवादी के नियम बनाए थे, उन सभी की एक तरह से आलोचना करता था। उसका मेन उद्देश्य क्या था, वो था वाज फ्रीडम ऑफ द प्रेस। फिर चाहते थे कि प्रेस को फ्रीडम मिले, क्योंकि वहाँ की इन्होंने प्रेस की फ्रीडम छीन ली थी, क्योंकि सेंसरशिप इन्होंने इन सभी पर लगा दी थी। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। अब हमारा एक आखिरी टॉपिक बच गया इस सेक्शन का, द रिवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में देखूंगा, क्योंकि इस वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी है। बस आपका इतना ही काम है कि खुद से एक बार 5 मिनट रिवाइज कर लीजिए, कुछ समझ में नहीं आता तो वीडियो को फिर दोबारा से आप देख सकते हो, क्योंकि आप कभी भी देख सकते हो। तो चलिए, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ ही लेना। तब तक के लिए इसको रिवाइज करते रहे, मैं मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।